हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आपकी जो लगातार हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपके राजनीति विज्ञान के लिए, उसी क्रम में आज 4 अंक के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये आप चैप्टर देख रहे हैं, शीत युद्ध का दौर ये चैप्टर है और ये प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब इसके 4 अंक वाले हम देखेंगे। तो ये देखिए, पहला प्रश्न जो है वो क्या है। शीत युद्ध के कारणों की विस्तार से विवेचना कीजिए। यानी कि शीत युद्ध क्यों हुआ, उसके कारण आपको बताने हैं। तो देखिए, इसमें स्टेप मार्किंग होती है। तो देखिए, निम्नलिखित कारण थे। युद्धकालीन संदेह एवं अविश्वास, पहला पॉइंट इसका है। और इसमें आप बता रहे हैं कि यूरोपीय राष्ट्रों को साम्यवादी क्रांति की सफलता से गहरा आघात लगा। सोवियत सरकार पाश्चात्य देशों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को विस्तृत नहीं कर पाई। इस प्रकार सोवियत संघ की पूंजीवाद विरोधी नीतियों एवं समस्त विश्व में साम्यवाद के प्रसार के लक्ष्य से पाश्चात्य शक्तियां रूस से भयभीत थी और उसे सदैव संदेह की दृष्टि से देखती थी। फिर अगला जो इसका पॉइंट है वो है सैद्धांतिक मतभेद। कि शीत युद्ध को विकसित करने में परस्पर दो विरोधी विचारधाराओं का योगदान रहा। जहां अमेरिका पूंजीवाद उदार लोकतंत्रात्मक देश था, वहीं इसके ठीक विपरीत सोवियत संघ साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था वाला देश था। फिर अगला है अमेरिका विरोधी प्रचार। कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत समाचार पत्रों एवं रेडियो ने अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया, जिससे अमेरिका में व्यापक जन असंतोष व्याप्त हो गया। अगला पॉइंट है पाश्चात्य देशों की तुष्टिकरण की नीति। कि विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद से भयभीत होकर पाश्चात्य देशों ने तुष्टिकरण की नीति को अपनाया। उन्होंने अपने सोवियत विरोधी दृष्टिकोण की वजह से ही जर्मन एवं इटली के अधिनायकों की क्रूरताओं का विरोध न करके उसका समर्थन किया। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क भी प्रस्तुत करें। तो देखिए, इसका उत्तर है कि वर्तमान परिस्थितियों में गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। वर्तमान विश्व सोवियत संघ के बिखराव अर्थात विघटन के बाद एक ध्रुवीय स्वरूप धारण कर चुका है। गुट निरपेक्ष देशों के परस्पर मिलजुल कर कार्य करने से वे एक शक्ति का स्वरूप ले सकते हैं। आज की परिस्थितियों में गुट निरपेक्ष के अनुयायी देश संगठित होकर एक ध्रुवीय विश्व चुनौतियों से सामना करने में सक्षम है। नवोदित देश अपना राजनीतिक एवं आर्थिक विकास परस्पर एक दूसरे के सहयोग से ही कर सकते हैं। परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अमेरिकी दबाव से छुटकारा दिलाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों का अपना आपसी सहयोग जरूरी है। गुट निरपेक्षता की नीति सदस्य देशों को सुरक्षा देने के साथ ही विश्व में निशस्त्रीकरण की जरूरत पर भी बल देती है। विश्व में मौजूद असमानताओं से निपटने हेतु गुट निरपेक्ष आंदोलन एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर आधारित है। अतः शीत युद्ध के अंत के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही, जो इस बात का परिचायक है कि वर्तमान में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी इसकी प्रासंगिकता इसी प्रकार कायम रहेगी। ठीक है। तो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के 5 प्रभाव को लिखिए। तो देखिए, क्या है इसका उत्तर। क्या प्रभाव पड़ा शीत युद्ध का? विश्व का 2 गुटों में विभाजन, यानी कि विश्व 2 भाग में बढ़ गया, आप सबको याद है, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। आतंक एवं अविश्वास में बढ़ोतरी, यानी कि शीत युद्ध की वजह से आतंकवाद, अविश्वास, तनाव, प्रतिस्पर्धा, इन सब में बढ़ोतरी ही हुई है। फिर अगला है आणविक युद्धों का खतरा।
यानी कि जब दुनिया शीत युद्ध में झोंक दी गई तो इससे यही भय रहा कि कहीं दो शक्तिशाली देश लड़ ना ले और इससे आणविक जो युद्ध है वो प्रारंभ ना हो जाए। ठीक है, फिर अगला है शस्त्रीकरण की दौड़ एवं विश्व की का यांत्रिकरण, यानी कि दोनों देश क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बना रहे हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति, और इससे क्या हुआ कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा था। देखिए अगला प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि को समझाइए। परमाणु अप्रसार संधि को एनपीटी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। 1 जुलाई 1968 से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुआ। अभी इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या 190 है, जिसमें 5 के पास नाभिकीय हथियार है। ये देश है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। सिर्फ 5 संप्रभुता संपन्न देश इसके सदस्य नहीं है। ये है भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिण सूडान, उत्तरी कोरिया। एनसीपीटी के तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है, जो इसके दोहरे मापदंड को प्रदर्शित करती है। इस संधि का प्रस्ताव आयरलैंड ने रखा था और सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला देश है फिनलैंड। इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उसे ही माना जाएगा जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो। इस आधार पर ही भारत को यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। उत्तरी कोरिया ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, इसका उल्लंघन किया और फिर इससे और भी आगे उसने हथियार बनाए। आपको याद ही है उत्तर कोरिया, जहाँ का अभी जो तानाशाह किम जोंग है। अगला प्रश्न है महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? कोई 3 कारण बताने हैं, यानी कि बड़े बड़े देश हैं जो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखते हैं। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ छोटे देशों को अपने अपने हथियार बेचती थी तथा उनके यहाँ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके सैन्य गतिविधियों का संचालन करती थी। इन दोनों महाशक्तियों को छोटे देशों से तेल एवं खनिज पदार्थ इत्यादि प्राप्त होते थे। छोटे देशों में अमेरिका तथा सोवियत संघ अपने अड्डे स्थापित करके परस्पर एक दूसरे गुट की जासूसी किया करते थे। ठीक है, तो ये हो गया, इस कारण से रखती थी। अब आगे बढ़ते हैं हम अगली यूनिट पर। देखिए ये अगली यूनिट है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और इसमें प्रश्न है 4 अंक के लिए कि यूरोपीय यूनियन के उद्देश्यों को समझाइए। तो देखिए यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य क्या क्या हैं। यूरोप में शांति, जनकल्याण एवं यूरोपीय संघ के मूल्यों को प्रोत्साहित करना, संघ के नागरिकों को स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना, सदस्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना, यूरोपीय संघ की जनता के मध्य एकता को मजबूत करना तथा उसकी इतिहास, संस्कृति व परंपराओं का सम्मान करना, सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना तथा उनके मध्य समन्वय बनाते हुए एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना। फिर अगला जीवंत विकास के सिद्धांत के आधार पर यूरोप में आर्थिक व सामाजिक उन्नति को बढ़ावा तथा आर्थिक एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, यूरोपीय महाद्वीप में विभेदों को समाप्त करना तथा भविष्य के यूरोप के निर्माण के लिए ठोस आधार तैयार करना। अगला है यूरोपीय संघ में सामान्य सुरक्षा एवं विदेश नीति को लागू करना ताकि यूरोपीय पहचान मजबूत हो सके एवं विश्व और यूरोप में शांति, सुरक्षा और उन्नति को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत चीन मित्रता में क्या रुकावटें हैं। तो ठीक है, ये आपके सामने उत्तर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं सीधे आपको आंसर ऐसे ही बता दूंगा। देखिए आसियान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आसियान आपको याद है एशिया का ये जो संगठन है एशिया के देशों का, ये आपके उद्देश्य, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, लगभग वही उद्देश्य रहते हैं जो अभी हम इससे पहले यूरोपियन यूनियन के देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्षेत्रीय संगठन बनाने की क्या उद्देश्य है। ये उद्देश्य यहाँ पर बता दिए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, फिर अगला है मार्शल योजना क्या है। ये मार्शल योजना, ठीक है, आप पढ़ के इसको याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम अगली यूनिट की ओर हमारी। तो ये देखिए भारत विभाजन के कोई 2 कारण बताइए। तो ये कारण आपके सामने है, बहुत ही सरल है, आप स्पष्ट तौर पर इनको याद कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। फिर अगले शरणार्थियों की समस्या क्या थी। ठीक है, तो ये शरणार्थियों की समस्या, विलय पत्र क्या था। ठीक है, फिर आगे है दर आयोग की कोई 2 प्रमुख अनुशंसाएं लिखिए। ठीक है,
और उसके बाद जो अगले जो प्रश्न हैं, देखिए ये प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, समझाइए। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये यहाँ से तो यहाँ तक है 4 अंक के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत विभाजन के प्रमुख कारण आपको बताने हैं, ठीक है। ये आप 2 पॉइंट तो ये हो गए, ठीक है। और उसके बाद जिन्ना की हठधर्मिता, सांप्रदायिक दंगे, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ तक। ये 4 अंक में आपसे पूछेंगे। सत्ता के प्रति आकर्षण, ठीक है। हैदराबाद रियासत पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये नोट है संक्षिप्त, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको अच्छे से पढ़ के आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन की, क्या क्या ये तो आ सकता है। ये पहला पॉइंट है। और ये लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, ठीक है। विकास की चुनौती, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाता है। तो ये मैंने आपको 4 अंक के बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।